हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र पंचोली। जेनिथ पॉइंट ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां हम हिंदी विषय का समग्र अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। दोस्तों, साहित्य के इतिहास के साथ ही हम इसी क्रम में काव्यशास्त्र, व्याकरण और भाषा विज्ञान, इन भागों का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे इतिहास की, और इतिहास में आज हम बात करने वाले हैं इतिहास शब्द की, साहित्य की और लेखन परंपरा की। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इतिहास की। देखिए, इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है इति और दूसरा है हाश। दोस्तों, इति शब्द का शब्दकोश के अनुसार अर्थ होता है समाप्त और हाश का शब्दकोश के अनुसार होता है पतन। अर्थात जो समाप्त हो चुका, जिसका पतन हो चुका, जो भूतकाल में जा चुका, वो इतिहास कहलाएगा। अगर इतिहास का मतलब देखें तो एक शाब्दिक अर्थ निकलता है जो पूर्व में घट चुका या ऐसा ही घटित हुआ था, वो इतिहास है। दोस्तों, संबंध की अगर बात करें, इतिहास का संबंध, तो संबंध इसका होता है अतीत से। लेकिन यह ध्यान रखना है कि दुनिया में सजीव, निर्जीव, चर अचर, हर पदार्थ, वस्तु, जीव जंतु का इतिहास होता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि साहित्यिक इतिहास जो पाठन सामग्री में किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उसके लिए जरूरी है कि वो सत्य अथवा वास्तविक घटनाओं पर आधारित होना चाहिए। हिंदी विषय में हम देखते हैं कि प्रामाणिक और अप्रामाणिक संबंधी कई मत हैं। जैसे रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो के बारे में कई प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं कि जयानक विजय ज्यादा कसौटी पर खरी उतरती है। तो बात वही आ जाती है कि ऐतिहासिक सामग्री को इतिहास की विषय वस्तु बनाने के लिए उसकी पुष्टि होना जरूरी है। कालक्रम के अनुसार उन घटनाओं, उन तथ्यों को प्रामाणिकता पर सिद्ध होना जरूरी है। वो इतिहास कहलाएगी और वो साहित्य में शामिल करी जाएगी, अन्यथा साहित्येतर रहेगी। आगे हम बात करते हैं इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख। दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ। यह सामान्य बात है, लेकिन कभी बार सर्वप्रथम वाली बात पूछ ली जाती है एग्जाम में, परीक्षा में, किसी भी लेवल की परीक्षा हो। सर्वप्रथम उल्लेख से कई शब्द बनते हैं। जैसे इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया? अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। मैं सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूं, न कि हिंदी साहित्य के इतिहास की। इसी तरह भाषा में आपने इतिहास में देखा है कि सर्वप्रथम में अपन जो पेपर या परीक्षा होती है उसमें कई बार देखा कि श्री कृष्ण का, भगवत स्वरूप श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसमें छांदोग्योपनिषद तथा कौशिक की ब्राह्मण में भगवत स्वरूप श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। आगे बात करें अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर इतिहास जब पढ़ रहे हैं तो क्रम से लेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पूछे तो आपको अथर्ववेद ध्यान रखना है कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? अथर्ववेद में किया गया। आगे लगातार देखिए, सामाजिक एवं साहित्य जगत में हर चर और अचर, यहां पर सीधी सी अगर बात करें तो सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं का इतिहास होता है। मतलब चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, हर चीज का अपना एक इतिहास है। जड़ हो, चेतन हो, हर चीज का अपना एक इतिहास। उसी क्रम में यहां पर बात करते हैं, जैसे एक सामाजिक इतिहास होता है। सामाजिक इतिहास में देखेंगे कि किसी भी समाज का अपना एक इतिहास है। जैसे जैन समाज, बौद्ध, इस्लाम, हिंदू,
सिख, ईसाई, किसी भी समाज का अपना एक इतिहास होता है। जैन समाज की बात करें तो महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित क्रमबद्ध रूप से जो घटनाएं घटित हुई है वो इतिहास में शामिल की गई है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनका क्रम से विवरण मिलता है। जैन धर्म के सिद्धांत, शिक्षाएं, जैन धर्म में क्या परिवर्तन हुए समय समय पर, वो सभी जैन धर्म के इतिहास में शामिल किए गए हैं। इसी तरह बौद्ध है, सिद्ध साहित्य अपन पढ़ते हैं, नाथ साहित्य पढ़ते हैं, रासो साहित्य पढ़ते हैं, वो सभी एक सामाजिक इतिहास, धार्मिक इतिहास में आ गए। इसी तरह जैसे गाड़ियां लोहार हुआ करते थे पुराने जमाने में, ग्रामीण संस्कृति में, भारतीय परिवेश में, आज वो गाड़ियां लोहार नहीं है। वो किस तरह से शिक्षा प्राप्त करके उस जो एक जीवन यापन करने की उनकी पद्धति थी, यायावर पद्धति, जिसमें वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए अपना जीवन यापन करते थे, आज वो कहाँ गए? अगर उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वो उनका इतिहास कहलाएगा कि पहले वो ऐसे थे, अब उनमें ये परिवर्तन हुआ। बात करते हैं राजनीतिक इतिहास की। राजनीति से संबंधित जो भी घटनाक्रम चलते हैं वो राजनीतिक इतिहास में आएंगे। आर्थिक इतिहास की बात करें तो किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पहले कैसी थी, आज कैसी है, उस क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, अर्थव्यवस्था किस तरह से कम हुई या ज़्यादा हुई, कल कारखाने, उद्योग धंधे आने से उस क्षेत्र के जो लोग हैं आसपास में रहने वाले, उनके जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, ये उनकी आजीविका का लेवल क्या है, वो जीवन यापन कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, किस हिसाब से वो जीवन जी रहे हैं, ये सारे आर्थिक इतिहास में शामिल किए गए हैं। भौगोलिक इतिहास की बात करें तो भूगोल से संबंधित किसी क्षेत्र के धरातल, वहाँ की जलवायु, वहाँ के मिट्टी, वहाँ की पानी की व्यवस्था, तो किस कारण भूकंप, बाढ़, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूमि का उपजाऊपन होना, पहले बंजर थी अब उपजाऊ हो गई, अब उपजाऊ थी पहले बंजर थी, ये जो भी परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों के साथ में अगर हम उस क्षेत्र के धरातल का, भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो वो भौगोलिक इतिहास में आता है। इसी क्रम में प्रशासनिक इतिहास, प्रशासन से संबंधित कि पहले प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, वंशानुगत थी, राजा शासन को संभालते थे, मंत्री होते थे, आज गणतंत्रात्मक है, प्रजातंत्रात्मक है। तो प्रशासन से संबंधित जो भी इतिहास बनता है वो सारे इस क्रम में आते हैं। हर चीज़ का अपना एक इतिहास है। मैंने कुछ इतिहास लिख करके एक उदाहरण देना चाहा है आप लोगों को कि इतिहास क्या है। दोस्तों, इसी इतिहास के क्रम में हमारा एक इतिहास होता है, वो होता है साहित्यिक इतिहास। साहित्यिक इतिहास होता है और ये इतिहास साहित्य के अंतर्गत आता है और उसी साहित्य में भाषाएं शामिल की गई है। देखिए, संस्कृत भाषा का इतिहास, अंग्रेजी भाषा का इतिहास, उर्दू भाषा का इतिहास, और जो हमारा गंतव्य स्थान है जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, जिसकी बात करना चाह रहे हैं, वो है हिंदी भाषा का इतिहास। ये साहित्यिक इतिहास में शामिल करे गए हैं। ये साहित्यिक इतिहास कहलाएंगे किसी भी साहित्य का अध्ययन करना। ठीक है, हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि इन्हीं के तहत अगर हम आगे बढ़ें तो हिंदी भाषा के इतिहास के तहत दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, नेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण क्या है। इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण में दोस्तों दो शब्द आपको याद रखने हैं, एक आदर्शमूलक और एक अध्यात्मवादी। जब आपको इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण पूछते हैं तो हमें जवाब देना है कि इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक तथा अध्यात्मवादी रहा है। लेकिन यहाँ पर इसी के तुलनात्मक रूप में प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास का पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है। लिखा मैंने नीचे, यहाँ पर बात कर लेते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पर जवाब आएगा यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण रहा है पाश्चात्य। मतलब अंतर क्या है? भारत में जो इतिहास लिखे गए या इतिहासकारों का जो नजरिया रहा देखने का, उसमें उन्होंने आदर्शवादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इतिहास लिखा। मतलब क्या है आदर्शवादी का? कि क्या होना चाहिए समाज में, कौन से मूल्य लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाएं, वो है आदर्शवाद। जो सही है उस पर बात की जाए। लेकिन पाश्चात्य इतिहासकार देखते हैं कि जो सही है वो बात की बात है, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है वो क्या हो रहा है उसके बारे में लिखिए। यथार्थ में क्या चल रहा है, ठीक है, हकीकत में क्या चल रहा है, वो है यथार्थवादी दृष्टिकोण।
आगे हम इन दृष्टिकोणों के बात करने के साथ में इसको एक ये मैंने लाइन लिखी है, भारतीय इतिहासकारों ने अपनी संस्कृति और जीवन के आदर्शों के अनुरूप ही इतिहास के क्षेत्र में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का परिचय दिया है और उस संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ में सत्यम, शिवम और सुंदरम का समन्वय करते हुए लिखने का प्रयास किया है वो इतिहास। मतलब मानव जीवन के कल्याण के लिए, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, लोगों में अच्छी शिक्षा देने के लिए जो लिखा गया वो इतिहास। ठीक है, यहां पर पाश्चात्य दृष्टिकोण की अभी मैंने आपसे बात की थी। पाश्चात्य दृष्टिकोण ये है यथार्थवाद पर आधारित। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखने की चीज है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा है, यथार्थवाद पर आधारित है। इतिहास के बारे में हमने बात की, न कि हिंदी साहित्य के बारे में। इतिहास क्या है वो मैंने आपको बताया। अब हमारा अगला जो शब्द आता है वो है साहित्य। साहित्य क्या है? देखिए, भोलाशंकर व्यास ने साहित्य के बारे में एक टिप्पणी की है। उन्होंने बताया है कि साहित्य विचारों तथा वैज्ञानिक और कलात्मक प्रतिस्रोतों का इतिहास है। यह बात कही है भोलाशंकर व्यास ने। विश्वनाथ त्रिपाठी ने साहित्य के बारे में कहा है कि हिंदी का साहित्य हिंदी भाषी जनता के आशाओं, आकांक्षाओं, सुख दुख, उनके उल्लास और निराशा तथा हिंदी भाषा भाषी जनता की मनोवृत्ति का दर्पण है। यह बात कही है विश्वनाथ त्रिपाठी। भोलाशंकर व्यास ने भी एक बात कही है साहित्य के बारे में कि साहित्य क्या है। सुनिए आप, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हिंदी का साहित्य या साहित्य के द्वारा भावों का भावों के साथ, भाषा का भाषा के साथ ही मिलन नहीं होता, वरन मानव का मानव के साथ, अतीत का वर्तमान के साथ, बाह्य का अंतर के साथ मिलन होता है, वो साहित्य है। भोलाशंकर व्यास ने एक और बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा है साहित्य के बारे में, उन्होंने एक और टिप्पणी की है। अगली टिप्पणी उनकी है कि इंसानों की सार्थक तथा सर्वोत्तम उत्तमोत्तम अभिव्यक्ति जो लिपिबद्ध की जा सके वो साहित्य है। किसने कही है ये बात? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कहा कि गद्य को याद रखना कठिन होता है बजाय पद्य के। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो कह सकते हैं कि पद्य को याद रखना ज्यादा सरल होता है गद्य के, इसलिए किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस क्षेत्र में काव्य के रूप में जन्म लेता है। यह बात कही लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। यहां पर इनकी परिभाषाओं के अलावा मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी भी है, आप इनको भी नोट कर लें अपनी नोटबुक में। जो लिखा है उनको भी नोट कर लें, ताकि कहीं भी कैसी भी परिभाषा या तो दे करके वो विद्वान का नाम पूछे कि किसने ये टिप्पणी की है, तो वो विद्वान का नाम भी हम बता सकते हैं। परिभाषा दे करके पूछे किसकी परिभाषा, वो भी हम बता सकते हैं। परिभाषा भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर साहित्य का अगर अपन अर्थ देखें तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है स, हित और य। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है एकत्रित करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, संकलन करना, तथ्यों को जोड़ करके एक निष्कर्ष तक पहुंचना कहलाता है साहित्य। देखिए, शब्दकोश के अनुसार साहित्य का अर्थ होता है तथ्यों को एकत्रित करना, तथ्यों को मिलाना, गद्य पद्य के कल्पना प्रसूत विचार लिखना। तथ्यों को जब हम एकत्रित कर लेते हैं, तथ्यों को मिला लेते हैं, तो गद्य एवं पद्य किसी भी शैली में यदि उन्हें शब्दबद्ध कर दिया जाए, लिपिबद्ध कर दिया जाए, तो वो साहित्य बन जाता। बशर्ते वो प्रमाणिक होना चाहिए, उसकी पुष्टि होनी चाहिए, तो वो साहित्य है, अन्यथा साहित्य बहुत सी रचना है। आगे देखिए, यहां पर हम इसी क्रम में बात करेंगे साहित्य का अर्थ, साहित्य इतिहास का अर्थ। देखिए, हमने जो परिभाषाएं बात करी, जिनमें भोलाशंकर व्यास की पढ़ी, विश्वनाथ त्रिपाठी की पढ़ी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की परिभाषाओं के बारे में हमने बात करी, उसी क्रम में
ये सामान्य लाइन है कि साहित्य क्या है? साहित्य वो है कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं को क्रमबद्ध रूप से यदि हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो जो विवरणिका बनी, जिसके अंतर्गत आपने उन क्रमबद्ध रचनाओं को प्रस्तुत किया, वो जो विवरण तैयार किया, वो विवरण आपका साहित्य है। परिभाषा पढ़िए, साहित्य के अंतर्गत सर्जित ग्रंथों की विवरणिका, वो भी क्रमबद्ध रूप से। दोस्तों ये जो शब्द है, इस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है कि विवरणिका तैयार कर ली, लेकिन यदि विवरणिका क्रमबद्ध रूप से तैयार नहीं की तो वो साहित्य नहीं कहा जाएगा, वो साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वो सिर्फ एक साहित्य कोश बन गया। मतलब साहित्य की जानकारी आपने जुटाई, लेकिन वो साहित्य नहीं है, क्रमबद्ध रूप से नहीं है, उसके अंतर्गत जानकारी है, वो केवल साहित्य कोश है। साहित्य वो है जो क्रमबद्ध रूप से लिखा गया। आगे हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये देखें कि साहित्य के अंतर्गत जो भी हम साहित्य लिख रहे हैं, उस साहित्य के अंतर्गत उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, वहां की सामाजिक परिस्थिति, वहां की आर्थिक परिस्थिति, वहां की राजनीतिक परिस्थिति, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इन सभी चीजों का, इन सभी वातावरणों का उस साहित्य पर प्रभाव पड़ता है जो उस वक्त लिखा जा रहा है। और साहित्य की भाषा में इन्हें कहते हैं तत्कालीन परिस्थितियां या प्रवृत्तियां। ठीक है, तो यहां पर यह बात है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का योगदान भी साहित्य में होता है। जो साहित्य उस वक्त लिखा गया, उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के योगदान की झलक दिखती है। दोस्तों आगे हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साहित्य मानव की चित्तवृत्तियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। अर्थात मनुष्य के अंदर, उस मानव के अंदर, उसकी चित्तवृत्ति में, उसके अंतर्मन में जो भी लेखा जोखा भरा पड़ा है, यदि उसको अभिव्यक्त कर दिया जाए तो वो साहित्य बन जाता है। और उन्होंने कहा है कि समसामयिक परिवेश का विवरण भी प्रस्तुत करता है। दोनों ही चीजें हैं। मानव के अंतर्मन में जो भी दबा पड़ा है, उसकी अंतरात्मा में जो विचार हैं, वो तो साहित्य है ही, उसके साथ में समसामयिक परिवेश का जो विवरण है वो भी साहित्य में मिलता है हमें। दो चीजें हैं शुक्ल के अनुसार, चित्तवृत्तियों के अंतर्गत जो मन स्थिति है उसका प्रकट करना और बाह्य परिस्थिति है उसको भी प्रकट करना, दोनों ही साहित्य में आती है। रामचंद्र शुक्ल ने एक और बात कही है कि किसी भी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का स्थायी प्रतिबिंब होता है। ठीक है दोस्तों, हूबहू परिभाषा है, टिप्पणी है, हमें याद करना है कि स्थायी प्रतिबिंब होता है। और ये जो चित्तवृत्तियां हैं, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, सांप्रदायिक प्रभाव पड़ता है और धार्मिक प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों से ये चित्तवृत्तियां बदल जाती है। मतलब जो भी उस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, तो इन सभी परिस्थितियों का, जिसमें सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक और आर्थिक, धार्मिक, इन सभी का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के विचार उन परिस्थितियों के अनुसार, उन प्रभावों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं समयानुसार। ठीक है, और आगे उन्होंने कहा है कि इन्हीं परिवर्तनों के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है कि जब मनुष्य के विचार बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां बदल रही है। परिस्थितियां बदलने के साथ उनकी चित्तवृत्तियां भी बदल जाती है और बदलते हुए इन्हीं परिवर्तनों के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है, अर्थात उस क्षेत्र का साहित्य भी बदलता रहता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने। आगे लिखा मैंने परिभाषा के रूप में, अब आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दोस्तों यहां पर हमने बात करी, पहले इतिहास की बात करी, फिर हमने साहित्य की बात करी, और अब हम दोनों को अगर एक जगह करें तो वो बन जाता है साहित्य का इतिहास। कि इतिहास क्या था और साहित्य क्या है, दोनों का अलग अलग विवेचन करने के बाद में बनता है साहित्य इतिहास। और हमें साहित्य इतिहास पढ़ना है हिंदी भाषा का। ठीक है, वो हम देखेंगे। एक और परिभाषा देखते हैं हम रामविलास शर्मा के अनुसार। रामविलास शर्मा ने कहा है
कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। मतलब साहित्य के अंतर्गत जितने भी स्वरूप हैं, जिस प्रकार साहित्य लिखे जा रहे हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? इतिहास कहलाते हैं। ये टिप्पणी है, हूबहू हमें याद करना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। दूसरी परिभाषा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। उन्होंने साहित्य के बारे में कहा है कि ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। ज्ञान राशि का संचित कोश अर्थात जो भी हमारे ज्ञान कोश में भरा पड़ा है वो सारा ही साहित्य है। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। मतलब जो साहित्य है वो हमारे अंतर्मन में जो अभिव्यक्तियां हैं, अगर हम उनको अभिव्यक्त कर दें तो वो जो अभिव्यक्ति बनेगी, आत्माभिव्यक्त हमारा जो जीवन है जिसको हम अभिव्यक्ति बना करके बाहर निकालना चाह रहे हैं, वो अभिव्यक्ति ही साहित्य है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो कुछ परिभाषाएं मैंने यहाँ आपके सामने लिखी है, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखिए। और जो मैंने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की 2-3 परिभाषाएं बताई, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की साहित्य के बारे में कमेंट बताया, उन्होंने क्या कहा, भोला शंकर व्यास का मैंने परिभाषा बताई कि उन्होंने साहित्य के लिए किस प्रकार उन्होंने विवेचन किया, वो भी आप लिख लीजिए ताकि ये सारी परिभाषाएं एक जगह हो जाए। और साहित्य से संबंधित कहीं भी आज नहीं तो कल यदि कोई परिभाषात्मक प्रश्न परीक्षा में बनता है तो आप सीधा सीधा बिना किसी डर के उसका जवाब दे सकें। आगे चलते हैं। इतिहास और साहित्य के बारे में बात करने के बाद में मैं आपसे लेखन परंपरा के बारे में बात करना चाहूंगा। लेखन परंपरा में दोस्तों शताधिक विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन प्रारंभ के जो हमें 5 लेखकों का इतिहास मिलता है, उनके ग्रंथ की विस्तृत विवेचना हमें साहित्य में मिलती है और वहाँ से प्रश्न बढ़ते हैं। उन ग्रंथों की पहले व्याख्या की गई है, उनकी विशेषताएं बताई गई है और विशेषताओं के साथ में उनके दोष भी बताए गए हैं, उनकी पद्धति बताई गई है, उनका समयानुसार वो कब लिखे गए, कितने भागों में लिखे गए, क्या शैली रही, क्या उन्होंने कैसे कैसे कालखंड किए, सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रारंभ के 5 लेखकों ने इतिहास लिखा और उनका विस्तृत विवेचन हम यहाँ करेंगे। उसके बाद में जो इतिहास है उसमें से यदि परीक्षक कोई प्रश्न पूछता है तो वो सिर्फ इतना ही पूछेगा कि अमुक साहित्य किसका है, अर्थात ये इतिहास या इस इतिहास के ग्रंथ लेखक कौन है। तो बाद में हमें 5-7 का विवरण पढ़ने के बाद में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी हम याद करेंगे 50, 60, 40, 30 जो भी हैं साहित्य में जितने भी होते हैं, आप अपने स्तर पे भी याद कर सकते हो, मैं भी आपको याद करवाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा पूरा पाठ्यक्रम, पूरी पाठ्य सामग्री आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। तो बाद में सिर्फ हमें इतिहास और इतिहासकार का नाम याद रखना है, लेकिन प्रारंभ के 5 इतिहास ऐसे हैं जिनका हमें संपूर्ण विवरण पढ़ना है। दोस्तों उन इतिहास में मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ये 5 इतिहास हैं, जिनमें नंबर 3 पर एक इतिहास आता है जिसका लेखन किया था अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और इनका जो इतिहास है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये तीसरे नंबर का इतिहास है। इसके आगे नंबर 4 और नंबर 5 इनका हमें संपूर्ण विवरण पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले नंबर 3 का इतिहास पढ़ाऊंगा जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा और उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सर पहला और दूसरा क्यों नहीं पढ़ाओगे, तीसरा डायरेक्ट क्यों पढ़ा रहे हो आप? दोस्तों एक विद्यार्थी के सामने जो समस्याएं आती है वो चाहे किसी भी समयानुसार, आज से पहले 5 साल पहले भी जो विद्यार्थी जीवन में जिसने पहली बार साहित्य पढ़ा उसको भी वही समस्याओं का सामना करना पड़ा जो विद्यार्थी आज पढ़ रहा है। यहाँ पर इन 5 पर कमांड बनाने के लिए, लगातार इनको अपनी स्मृति में रखने के लिए सबसे पहले हम तीसरे का अध्ययन करेंगे। उसका एक कारण है कि हमारी हिंदी भाषा का वो पहला इतिहास है जो नंबर 3 पे लिखा गया। हमारे आलोचकों ने, समीक्षकों ने उसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास होने का गौरव दिया है। अर्थात सीधा सा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में वह पहला इतिहास बताइए जिसे हिंदी भाषा का
प्रथम इतिहास होने का गौरव प्राप्त है, तो वो इतिहास है नंबर 3 पे लिखा गया और लेखक है जॉर्ज गिरियर्सन। जब हम वो हमारे पहले इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर लेंगे, उसके व्याख्या, विवरण, आलोचना, समीक्षा पढ़ लेंगे, तब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनेगा गिरियर्सन से पूर्व के इतिहासकार। दोस्तों, गिरियर्सन से पूर्व के इतिहासकार जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमें याद करना है गाशी। गिरियर्सन से पूर्व के इतिहासकार गाशी, ये हम पढ़ेंगे तो जो नंबर 1 है वो है गारसा द तासी। गारसा द तासी, गा से बना गारसा द तासी और सी से बना शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। दोस्तों, गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान है, फ्रांसीसी भाषा में इन्होंने पहला इतिहास लिखा, और दूसरा इतिहास हिंदी में शिव सिंह सेंगर ने लिखा, जो यूपी से संबंधित है, उन्नाव जिले से। और तीसरा जो हमने बात करी कि ये हमारा हिंदी साहित्य का पहला गौरव रखता है इतिहास होने का। और जब हम इन दोनों को पढ़ लेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गिरियर्सन से बाद के इतिहास का। बीच में हम खड़े हैं नंबर 3 पर, वहां से हमारा टॉपिक बनता गिरियर्सन से पूर्व के इतिहास का, दूसरा टॉपिक बनता गिरियर्सन से बाद का इतिहास का, बाद के इतिहास का। गिरियर्सन से पूर्व के गाशी है, गारसा द तासी, गिरियर्सन से बाद के बंधुरा है। देखिए यहां पर हम शब्द लिख रहे हैं बंधुरा। बंधुरा, ये एक शब्द है बंधुरा। मुझे उम्मीद है ये आपको अटपटा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मनोविज्ञान में एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट बांडुरा। तो बांडुरा के समवाचन समश्रुति शब्द हैं बंधुरा। ठीक है, तो बंधुरा से हम याद रखेंगे मिश्र बंधु, मिश्र बंधु और रासे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, ये 5 ये तो हैं पूर्व के और ये हैं बाद के। ये बाद के इतिहासकार हैं, ये पूर्व के इतिहासकार हैं। बीच में हम खड़े हैं, सबसे पहले नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद में 2 पूर्व के और उसके बाद में 2 बाद के। इन 5 इतिहासों का विस्तृत विवरण अध्ययन करने के बाद में हम आगे लेखन परंपरा में आगे जो इतिहास पढ़ेंगे उनका केवल ग्रंथ और उसके लेखक का नाम पढ़ेंगे। और इसी क्रम में जो प्रश्न बनते हैं, इस लेखन परंपरा से जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। गिरियर्सन का इतिहास पढ़ने से पूर्व एक बार आप ध्यान दीजिए, सुनिए। लेखन परंपरा का प्रश्न बनता है पहला कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में पहला इतिहास कौन सा है? लेखन परंपरा का पहला इतिहास, इसका जवाब क्या है? दूसरा प्रश्न सुनिए, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में वह कौन सा इतिहास है जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास होने का गौरव, प्रथम इतिहास होने का गौरव प्राप्त है? अगर गौरव शब्द नहीं आए और डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में हिंदी का प्रथम इतिहास कौन सा माना जाता है, लिखा गया नहीं, माना जाता है, तो फिर तीसरे नंबर का ही आएगा जॉर्ज गिरियर्सन का इतिहास। अगर लिखा गया है तो आएगा गारसा द तासी वाला, लेकिन माना जाता है तो आएगा जॉर्ज गिरियर्सन वाला। जवाब हमें बाद में देखेंगे, जवाबों के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम प्रश्नों पर गौर करते हैं। देखिए अगला प्रश्न बढ़ता है कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में वह कौन सा इतिहास है जो हिंदी साहित्य के इतिहासों का प्रस्थान बिंदु कहलाता? इसी लेखन परंपरा में वह कौन सा इतिहास है जो नींव का पत्थर कहलाता? इसी लेखन परंपरा में वह कौन सा इतिहास है जो एक काल विभाजन की दृष्टि से समुचित इतिहास माना जाता है? इसी लेखन परंपरा में वह कौन सा इतिहास है जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक, तार्किक, विश्लेषणात्मक और अपने काल विभाजन के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है, या पहली बार ये सभी चीजें उस इतिहास में देखी गई, तो वो कौन सा इतिहास? ये सभी प्रश्न इन 4-5 इतिहासों में छिपे पड़े हैं। ये जो 4-5 इतिहास हैं प्रारंभ के क्रमानुसार, ये सभी प्रश्न यहीं से बने हैं। जब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जब हम इनकी व्याख्या, विशेषताएं और दोष सभी तरीके से पढ़ेंगे, तो इन प्रश्नों का जवाब हमें अनायास ही अपने मस्तिष्क में आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि इतिहास जो विषय है ये समझने का विषय है, न कि याद करने का। दोस्तों, इसमें तथ्य होते हैं
कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि उनको कोडिंग से भी याद करते हैं, लेकिन इतिहास को यदि हम प्रवृत्तियों के आधार पर, तत्कालीन परिस्थिति क्या रही उसको समझते हुए, तत्कालीन राजनीतिक जीवन कैसा रहा, धार्मिक जीवन कैसा रहा, उस वक्त आर्थिक स्थिति क्या थी, स्त्रियों की दशा क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी, अगर इन सभी का अध्ययन करते हुए हम उस युग को पढ़ते हैं तो उस युग का हमें विस्तृत ज्ञान होता है और तथ्यों के साथ साथ में हमें कंसेप्ट क्लियर होता है। और जब आपका अवधारणा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो उन तथ्यों को याद करना आसान हो जाता है। वो तथ्य बिना याद करे ही अपने मस्तिष्क में आ जाते हैं कि हाँ, उस वक्त ऐसी परिस्थिति थी, तो इसका मतलब इसका जवाब ये होना चाहिए। जो कोडिंग के क्वेश्चन आते, कौन सा सत्य है, असत्य है, या कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आते हैं, उनके लिए तथ्यों को याद करने की बजाय वो जो ज्यादा मायने रखते हैं, जो अवधारणात्मक तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं क्रम में मैंने 2 प्रश्न और लिखे हैं कि हिंदी साहित्य का वह इतिहास बताइए जो आलोचनात्मक ढंग से लिखा गया। सुनिए नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी साहित्य को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किस विद्वान को है? दोनों में आलोचनात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक शब्द आया, दोनों इतिहास पूछ रहे हैं। पहला हमारा प्रश्न देखिए, यहां में आप पढ़ लीजिए, इसको ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि हिंदी साहित्य में वह कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा। ये देखिए यहां पे आलोचनात्मक इतिहास लिखा। और दूसरा प्रश्न है कि वो कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने आलोचनात्मक ढंग से इतिहास को समझाया। देखिए, केवल शब्दों का हेरफेर है, शब्दों की आगे पीछे करने की शैली है हल्की सी, तो इसमें प्रश्न ही के साथ में इसका जवाब ही चेंज हो गया। पहले का जो जवाब है वो अलग है और दूसरे प्रश्न का जो जवाब है वो अलग है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।